गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेडागोजी प्रो। आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ डिसलेक्सिया। एंड बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू आस्क यू, हैव यू एवर सीन द मूवी तारे ज़मीन पर? क्या आपने ये मूवी देखी है, तारे ज़मीन पर? हाँ जी दोस्तों, अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको दर्शिल का करेक्टर भी याद होगा। इस मूवी में आपने देखा होगा, दर्शिल एक ऐसा स्टूडेंट था जो कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था अपने स्कूल में, अपने घर में, बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ टीचर्स एंड देयर पेरेंट्स। उसको कोई समझ नहीं पाता था। नो बडी वॉज अंडरस्टैंडिंग हिम वट द चैलेंजेस ही इज़ फेसिंग। और उसके कारण क्या हुआ, उसको एक स्कूल से दूसरे स्कूल में बहुत दूर शिफ्ट कर दिया गया और घर से भी दूर कर दिया गया। सो ही वॉज डिप्राइव्ड चाइल्ड, जिसको घर से भी प्यार नहीं मिल पाया और बाहर टीचर्स और फ्रेंड से भी नहीं मिल पाया प्यार। अल्टीमेटली क्या हुआ, जब वो घर से दूर एक स्कूल में पहुंचा, वहाँ पर उसको एक ऐसा टीचर मिला जिसने उसको समझा, उसको अंडरस्टैंड किया एंड उसके बाद उसको डिफरेंट लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के साथ एकोमोडेट किया। ऐसा क्या समझा उस टीचर ने उसको कि बच्चा अच्छा करने लग पड़ा। द थिंग इज़ कि उस टीचर को उस प्रॉब्लम के बारे में पता था जो दर्शिल फेस कर रहा था। सो दैट प्रॉब्लम वॉज अ लर्निंग डिसेबिलिटी। दैट लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ डिसलेक्सिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, व्हाट इज़ डिसलेक्सिया। So by the end of the lecture you will be able to complete the definition, introduction, causes and symptoms of dyslexia. जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। सबसे पहले कंसिडर करते हैं द मीनिंग ऑफ डिसलेक्सिया। बच्चे देखिए, यहाँ पर डिसलेक्सिया वर्ड जो है दो शब्दों से बना हुआ है, दैट इज़ ग्रीक एंड लेक्सिस। द मीनिंग ऑफ डिस इज़ पुअर और इनएडुकेट एंड लेक्सिस मीन्स वर्ड्स और लैंग्वेज। अगर किसी की लैंग्वेज इनएडुकेट है, पुअर है, it means that is dyslexic. And I want to add here that dyslexia is not at all correlated with intelligence or IQ. अब देखिए, अगर किसी का IQ बहुत अच्छा है तो he or she can also be dyslexic child. अगर किसी का IQ पुअर है then also she can be the dyslexic one. IQ का कुछ भी लेना देना नहीं है डिसलेक्सिया से, इट्स अ सेपरेट कंसर्न एंड IQ खुद में एक सेपरेट कंस्ट्रक्ट है। देन उसके बाद देखें, इट इन्वॉल्व्स व्हाट, इट इन्वॉल्व्स many type of difficulties, not only the language. Some of the difficulties are associated with the language also. That is verbal skills. Child faces the problem related to the verbal skills. He not able to communicate the thoughts he is having in his mind. Then abstract reasoning. Abstract reasoning को भी वो नहीं अच्छे से कर पाता। आप देख सकते हैं, आप कुछ भी इमेजिन करके देन आप लोकेट करते हैं, मैपिंग करते हैं दैट why the thing is been happening with you. But here when the child is dyslexic, he will not be able to locate the problem and he will not be able to give a solution of a problem. Because abstract reasoning is not well here. Then उसके बाद you will be going to find that the child is having hand and eye coordination difficulty. आपने देखा होगा दर्शिल भी इस मूवी में तारे ज़मीन पर जब बॉल उसकी तरफ फेंकी जाती थी, वो कैच करने लगता था बट कैच नहीं होता था, ड्रॉप हो जाता था। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पुअर कोऑर्डिनेशन। और पुअर कोऑर्डिनेशन कैसे होता था, बिकॉज जजमेंट नहीं हो पाती थी कि सामने वाली बॉल कहाँ तक पहुँचेगी, क्या स्पीड रहेगी उसकी। द चाइल्ड is dyslexic, he faced these type of problem. Along with this, the child faces the problem of concentration. बच्चे की कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, बच्चा डे ड्रीमिंग करता है। आप देखेंगे उस मूवी में भी एग्जिबिट किया गया था, द चाइल्ड वॉज
डे ड्रीमिंग ऑल द टाइम इन द क्लास, एंड जब भी देखो वो क्लास से बाहर देखता था, बिकॉज इट वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग फॉर हिम, कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं बनती थी उसकी। देन परसेप्शन, परसेप्शन कैसे क्रिएट होगी, आपके थॉट्स नहीं बन पा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू मेक अ रीजन, right? Then you are not able to judge the things, you are not able to analyze the things, then how could you make the perception? So there is a difficulty in making perception, difficulty in maintaining the memory, क्योंकि चीज़ें याद नहीं होती, आपको concepts नहीं समझ आते, then how you will be going to locate the memory and how you will be going to understand the concepts also. जब देखिए आप कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं as per the mainstream, then क्या होगा, everybody will be going to react with you, right? अब आपके साथ reactions ऐसे मिल रहे हैं जो कि अनडिज़ायरेबल है, आपको टीचर डांट रहा है, पेरेंट्स डांट रहे हैं, फ्रेंड्स आपको अच्छा नहीं समझ रहे हैं, देन व्हाट विल बी गोइंग टू हैपन, डिफ़िकल्टी तो होगी ना सोशल एडजस्टमेंट में. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम विच द चाइल्ड फेसेस इन द डिसलेक्सिया. देन उसके बाद देखिए, लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ डिसलेक्सिया. सो फेडरन ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट ने जो डेफिनेशन दी थी, दैट इज़ a disorder in a children who, despite conventional classroom experience, fail to attain language skills of the reading, writing, spelling commensurate with their intellectual abilities. यहाँ पर देखें, कन्वेंशनल क्लासरूम के एक्सपीरियंस जो बच्चा लेता है, नॉर्मली क्लासरूम में बच्चा क्या सीखता है, पढ़ना लिखना बोलना ही सीखता है ना. सो यहाँ पर बच्चा वो लैंग्वेज स्किल नहीं अटेन कर पाता, फेल हो जाता है उसको, भले वो कितना भी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ वाला बच्चा हो. सो इफ़ द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू अटेन दिस स्किल, इट मीन्स द चाइल्ड इज़ हैविंग डिसलेक्सिया. सो ऐसे डिसऑर्डर को डिसलेक्सिया कहा जाता है. देन उसके बाद द अदर डेफिनेशन विच वॉज गिवन बाय द US नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ. सो डिसलेक्सिया इज़ अ learning disability that can hinder a person's ability to read, write, spell and sometimes speak. So dyslexia एक ऐसी learning disability है जो hinder करता है, रोकता है किस चीज़ को, person की ability को. कौन सी abilities की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, बेसिकली 3 की ही बात करते हैं, read, write और spell out की. And when you are not able to read, write, spell, it means you are not able to speak also somewhere. So this is the definition which was given by the US National Institutes of Health. Now coming to the next part, that are the causes of dyslexia. भाई ये प्रॉब्लम जनरेट कहाँ से हुई, क्यों बच्चे डिसलेक्सिक हैं. तो सबसे पहला रीज़न आउट जो हमने किया है, दैट इज़ दी हेरिडेटरी. अगर किसी की फैमिली में पहले से प्रॉब्लम चल रही है, पेरेंट्स को है, एंसेस्टर्स को है, सो इट विल कम आउट टू द चाइल्ड ऑल्सो. अब देखेंगे, हम कहते हैं ना कि हमें बुज़ुर्गों से प्रॉपर्टी मिलती है, या हम अपने बच्चों के लिए क्या प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहे हैं. सो एक्चुअल में आप प्रॉपर्टी नहीं छोड़ के जाते, आप अच्छी हेल्थ भी छोड़ के जाते हैं. सो ऑलवेज मेंटेन अ गुड हेल्थ. आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रखिए. अगर आपको कोई प्रॉब्लम या डिजीज़ आज होती है तो अल्टीमेटली वो आने वाली पीढ़ी को भी होगी. सो अपनी डाइट का ख्याल रखिए, अपने लाइफस्टाइल का ख्याल रखिए, ताकि आप हेरिडेटरी कोई प्रॉब्लम ना जनरेट करें अपने आने वाली संतान के लिए. फिर उसके बाद देखें न्यूरोलॉजिकल. अगर न्यूरोलॉजिकल बेसिकली डील्स विद द न्यूरो पार्ट एंड दैट इज़ योर ब्रेन. अगर आपके ब्रेन की डेवलपमेंट लेट है, डिलेड है, एज पर दी स्टैंडर्ड बेंचमार्क के अकॉर्डिंग नहीं है, इट मीन्स योर ब्रेन डेवलपमेंट इज़ स्लो. और ब्रेन डेवलपमेंट अगर स्लो है, देन अल्टीमेटली यू विल नॉट एबल टू मैनेज द थिंग्स एज पर दी रिक्वायरमेंट. सो यहाँ पर देखें, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज जो है उसमें देखें, अगर आपको याद हो तो ब्रेन हैज़ 2 पार्ट. एक है आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक है आपका राइट हेमिस्फीयर. जो बेसिकली राइट हेमिस्फीयर होता है, दैट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द आर्टिस्टिक हैंड ऑफ अ इंडिविजुअल. और जो लेफ्ट होता है, अगर उसमें प्रॉब्लम हो तो आपकी लैंग्वेज
में प्रॉब्लम आती है, आपकी लैंग्वेज सही से डेवलप नहीं हो पाती, देन आपकी वर्बल स्किल सही से डेवलप नहीं हो पाती, आप अच्छे से बोल नहीं पाते। सो जो एकेडमिक पार्ट है वो परफॉर्म किया जाता है आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर की मदद से। और अगर आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट डिले है, इट मीन्स योर लेफ्ट हेमिस्फीयर इज़ नॉट प्रॉपरली डेवलप, दैट विल गना कॉज डिसलेक्सिया इन द चाइल्ड। और इसका रीज़न क्या होता है, कई बार प्री मेच्योर बर्थ भी होता है। प्री मेच्योर बर्थ क्या होता है, व्हेन द चाइल्ड इज born before the 9th month of his लाइफ। सो यहाँ पर देखिए, अगर 9 महीने से पहले बच्चा जन्म ले लेता है, 7वें महीने ले लेता है, 8वें महीने ले लेता है, इट मीन्स उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई है प्रॉपर, राइट। और जब डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है, देन ही विल नॉट बी एबल टू कम्प्लीट द थिंग्स एज पर द स्टैंडर्ड्स। और जब डेवलपमेंट नहीं है जो प्रॉब्लम्स होंगी, प्रॉब्लम्स क्या होंगी, उसमें से एक प्रॉब्लम डिसलेक्सिया भी हो सकती है। दूसरा देखिए हम लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट कैसे होता है, कई बच्चे क्या होते हैं, जब उनको वॉम में कैरी किया होता है, उनके मदर्स कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फेस कर रही होती हैं। दूसरा, कुछ अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस भी लेने के कारण, जैसे कई लोग स्मोक करते हैं, कई लोग ड्रिंक करते हैं। सो अगर आप इस तरह के सब्सटेंसेस लेने शुरू कर दें प्रेगनेंसी के दौरान, तब भी ये सब चीज़ें हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, हमारी स्लो डाउन हो जाती है डेवलपमेंट, एंड दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट फॉर द डिसलेक्सिया इन अ चाइल्ड। सो always take care of diet and lifestyle when you are giving birth to a child. Let's move to the next, that are the symptoms of dyslexia. जैसे मैंने आपको भी बताया था कि हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंग्वेज लर्निंग, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइटिंग, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीकिंग। सो आपको जो एकेडमिक ग्राउंड में स्किल्स चाहिए वो परफॉर्म करती हैं हमारी लेफ्ट हेमिस्फीयर पार्ट ऑफ द ब्रेन, और जो हमारा राइट हेमिस्फीयर है वो परफॉर्म करता है हमारा आर्टिस्टिक हैंड को, आपके इंट्यूशंस को, राइट। सो यहाँ पर देखें, जब आपकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं है प्रॉपर, आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट ही प्रॉपर नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सिम्टम्स में भी आप देखेंगे कि बच्चा डिलेड स्पीच डेवलप कर रहा है। सो यहाँ पर आप देखेंगे, आप कुछ बच्चे देखेंगे 4 साल के हो जाते हैं और बट कुछ बोल नहीं पाते, इवन लोकेट नहीं कर पाते किसी को अपनी फैमिली में भी। सो दिस इज़ बिकॉज दे आर हैविंग स्लो और डिलेड brain development, and ultimately that cause delayed speech development also. Then trouble learning nursery rhymes. जब आपकी speech ही development delay है, so it means you will not be able to make the things as per the desired standard timing of that particular age. So एक एज लेवल के साथ आप वो नहीं अच्छे से कर पाएंगे जो बाकी एज के बच्चे कर लेते हैं। सो बिगनिंग में आप देखेंगे नर्सरी क्लास में आप 3-4 साल के जब होते हैं तो आपको बड़ी अच्छी राइम्स बोलनी आ जाती हैं। बच्चे बहुत अच्छी अच्छी राइम्स बोलते हैं, जैसे कि रेनी रेनी गो अवे एंड मैनी मोर आर लाइक दैट। बच्चे जब नर्सरी की राइम्स भी ना याद कर पाएँ तो वहाँ से आप लोकेट कर सकते हैं कि दैट चाइल्ड इज़ समवेयर हैविंग प्रॉब्लम, एंड दैट प्रॉब्लम कुड बी डिसलेक्सिया। अब यहाँ पर हमने अभी किया था कि ट्रबल है नर्सरी राइम को सीखने में। क्यों ट्रबल है, बच्चा साउंड ही नहीं रिकग्नाइज कर पा रहा। एक्चुअल में साउंड क्यों नहीं रिकग्नाइज कर पा रहा, बिकॉज ही इज़ नॉट हैविंग द क्लियरिटी फॉर द फोनेम्स ऑफ द लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको हम फोनेम्स कहते हैं। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पीटेड एग्जाम ऑल्सो। फोनेम्स क्या होता है, राइट। सो अल्फ़ाबेट इज़ ABCDEFG। सो दीज आर दी फोनेम्स जिसकी साउंड रिकग्नाइज बच्चा कर ही नहीं पाता। BCDE। सो इस तरह बच्चे को डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। देन उसके बाद आप देखें अल्फ़ाबेट का ऑर्डर भी नहीं बच्चा समझ पाता। जैसे हम बड़ी फ्लो में बोल देते हैं ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUWYXZ, राइट। सो यहाँ पर ऑर्डर बच्चा नहीं बता पाएगा आपको, डी के बाद ई है। सो द रीज़न इज़ द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू लोकेट द साउंड
The child is not able to locate the order of the alphabet, right? So that cause delay in learning. देन उसके बाद बच्चा जब साउंड नहीं लोकेट कर पा रहा, ऑर्डर नहीं लोकेट कर रहा, देन स्पेल आउट किस तरह कर लेगा? सो ही विल गना फेस द चैलेंजेस रिलेटेड टू स्पेलिंग एंड राइटिंग द वर्ड्स. सो स्पेल आउट ही नहीं कर पाएगा तो लिखेगा कैसे? क्योंकि जब भी आप कुछ लिखते हैं तो पहले आप अपने दिमाग में सोचते हैं. व्हेन यू आर मेकिंग द थिंग्स इनटू योर माइंड, अल्टीमेटली आप अच्छे से कर पाते हैं. लेकिन वही नहीं अगर आप कर पा रहे, देन हाउ यू विल बी गोइंग टू डू राइटिंग फॉर दैट. देन उसके बाद आप देखेंगे कि बच्चा अक्सर कंफ्यूज मिलेगा आपको सिमिलर वर्ड्स में. जैसे सैट, पैट, बैट, उसको आपने पैट बोला, ही कैन राइट द बैट. सो इस तरह कई सारे वर्ड्स होंगे जो उसको कंफ्यूज करेंगे एंड ही विल बी गोइंग टू राइट लाइक दैट. देन हैंड राइटिंग वुड बी पुअर, क्योंकि बच्चे का मेंटली कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड्स एंड ऑल. सो कोऑर्डिनेशन अच्छा होने के कारण बच्चे की कंसंट्रेशन भी नहीं बनती. जब उसकी कंसंट्रेशन नहीं बनती, रीजनिंग नहीं अच्छी, एनालाइज नहीं कर पा रहा, then how he'll be going to write the things properly. So poor handwriting will be the challenge for him, again a trade of him. Then उसके बाद avoid reading or writing task. बच्चा जो है, if he is not proficient in reading or writing, how he will be going to perform it? अगर आपने उसको क्लास में बोला है कि रीड कीजिए, बच्चा वहाँ पर कहेगा कि मैं नहीं रीड कर सकता, और he will be going to stay silent. सो वहाँ पर वो अवॉइड करने किस तरह करेगा? वो अपने क्लासमेट को बोलेगा कि आप रीड कर दो मेरी जगह. सो आपने इस तरह लोकेट करना है वेदर चाइल्ड इज़ अवॉइडिंग और एक्सेप्टिंग. देन उसके बाद आप देखें डिफ़िकल्टी विद द टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन. आप देखिए बच्चा कुछ भी परसेप्ट नहीं कर पा रहा, एनालाइज नहीं कर पा रहा, देन हाउ ही विल बी गोइंग टू मैनेज द थिंग्स. किस तरह टाइम मैनेज करेगा, किस तरह चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा? ऑर्गेनाइज कैसे होता है? जब आप प्लान करते हैं, प्लानिंग अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं, देन उसके बाद आप अपना एग्जीक्यूशन करते हैं, राइट? यहाँ पर बच्चा प्लान ही नहीं कर पा रहा, जो चीज़ें फ्लो में आ रही हैं, ही इज़ जस्ट वेयरिंग द थिंग्स. टाइम मैनेजमेंट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द चाइल्ड बिकॉज हर चीज़ उसके माइंड में नहीं ज़्यादा देर के लिए रिटेन रह रही, एंड एवरीथिंग इज़ लाइक अ चैलेंज. हर स्टेप में उसको नया चैलेंज मिल रहा है, देन हाउ ही विल बी गोइंग टू मैनेज द थिंग्स. सो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी इससे भी जुड़ी हुई है. आपने देखा होगा दर्शल के भी साथ किस तरह फोर्सफुली उससे काम कराया जाता था और किस तरह उसका लाइफस्टाइल था, बड़ा उसको प्रेशराइज किया था, अब ये कर ले, अब वो कर ले, अब ये कर ले, एंड अल्टीमेटली चाइल्ड वॉज फ्रस्ट्रेटेड. सो इट वॉज अ चैलेंज इन हिज लाइफ. देन उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इश्यूज़. आप कॉम्प्रीहेंशन दे दो बच्चे को, ही विल नॉट बी गोइंग टू रीड. इतना बड़ा कॉम्प्रीहेंशन, कॉन्सेंट्रेशन नॉट एट ऑल. बच्चे को रीडिंग करना ही नहीं आ रही, देन हाउ ही विल बी गोइंग टू परफॉर्म द कॉम्प्रीहेंशन. देन उसके बाद परसिस्टेंट स्पेलिंग प्रॉब्लम. बच्चा साउंड लोकेट नहीं कर पा रहा, ऑर्डर लोकेट नहीं कर पा रहा, राइटिंग प्रॉब्लम उसकी है, देन of course it gonna cause spelling problems to him, right? then उसके बाद trouble with note taking. जब आप note taking करते हैं, आप डिक्टेशन, टीचर क्लास में डिक्टेशन देता है, देन आप लिखते हैं, टीचर कुछ पढ़ा रहा है, आप नोट्स बनाते हैं. सो ट्रबल विद नोट टेकिंग में क्या है? बच्चा उस स्पेस को नहीं ले पा रहा, नहीं समझ पा रहा, उस स्पेस से नहीं लिख पा रहा, वो उसको समझता है, तब तक टीचर आगे निकल जाता है. सो नोट टेकिंग इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द चाइल्ड. देन उसके बाद रिवर्सल. बच्चा आप देखेंगे बी की जगह डी लिख रहा होगा, 3 की जगह ई लिख रहा होगा. आपने देखा होगा दर्शल के दिमाग में किस तरह उसमें एग्जिबिट किया था कि किस तरह दिमाग में वो अल्फ़ाबेट घूम रहे हैं, राइट? वो अपनी तरफ से सही लिखता है, बच्चा सही होता है अपनी तरफ से. द थिंग इज़ कि जो हमारा स्टैंडर्ड अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड इज़ राइट एंड वी हैव टू अकोमोडेट हिम. देन उसके बाद देखें, जब आपके एकेडमिकली पुअर परफॉर्मेंस हो रही है, आप अपने रूटीन के टास्क प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, आपका कोई साथी अच्छा नहीं आपको बोल रहा है, आपका टीचर अच्छा नहीं फीडबैक दे रहा है, आपका पेरेंट्स आपसे इरिटेट हो रहे हैं, देन अल्टीमेटली क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन ही होगी ना बच्चे को, जैसे दर्शल को हुई थी. सो अगर बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा है, इट मीन्स द चाइल्ड इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम. और अगर प्रॉब्लम है और ये सारी सिम्टम्स भी दिख रहे हैं, तो इट मीन्स द चाइल्ड इज़ डिसलेक्सिक. एंड
if child is dyslexic, it means he gonna have low self esteem also, क्योंकि हर तरफ से इंसल्ट मिल रही है, डीमोटिवेटेड फील कर रहा है, पेसिमिस्टिक हो चुका है. सो उससे क्या होगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप नहीं होगा और ही विल बी gonna feel low in the public, right? सो हमें क्या करना है, इस तरह के बच्चे को लोकेट करना है और लोकेट करके उनको अकोमोडेट करना है. सो बेसिकली हम ये क्यों पढ़ रहे हैं टॉपिक, क्योंकि हमारे इंडियन सेटिंग में और हमारी क्लासरूम सेटिंग में आप देखेंगे कई बच्चे हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, इस तरह के सिम्टम्स एग्जिबिट करते हैं, लेकिन उनको हम पनिश कर देते हैं उसकी जगह, उनको समझने की जगह. सो जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट रियलाइज़ कि हमें बच्चों को समझना कितना ज़रूरी है. अगर आप उनको समझें और उसके बाद उनको टीच करें, देन यू विल बी गोइंग टू फाइंड दैट वो बच्चा भी अपनी लाइफ में अच्छा कर सकता है अगर आप उसको सही अप्रोच से पढ़ाएं. सो बेसिकली मल्टी सेंसरी अप्रोचेस को यूज़ करके हमने डिस्लेक्सिक चाइल्ड को बढ़ाना होता है. वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे. आई वुड लाइक टू टेल यू हियर कि डिस्लेक्सिक टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ पीटेड एग्जामिनेशन एंड सीटेड एग्जामिनेशन. सो इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा ताकि आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से परफॉर्म कर सकें और अपने एग्ज़ाम्स में बेस्ट दे सकें. एंड इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को ओवर करती हूँ यहाँ पर. इसके साथ अभी हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में द लर्निंग स्ट्रैटेजी टू कोप अप द डिस्लेक्सिक चाइल्ड, किस तरह कोप अप करना है डिस्लेक्सिक चाइल्ड से. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक आप इसी लेक्चर को अच्छे से देखिएगा ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से कंटिन्यू कर सकें. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट.